अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई ब्रिटिश राज ने भारत से असल में कितनी दौलत लूटी। तो आज हम सिर्फ उस चौंकाने वाले आंकड़े की बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम उस पूरी व्यवस्था की, उस पूरे सिस्टम की तह तक जाएंगे जिसने इस लूट को मुमकिन बनाया। 40 ट्रिलियन डॉलर। जरा एक पल रुक कर इस नंबर के बारे में सोचिए तो। ये इतना बड़ा है, इतना ज्यादा कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और सोचिए, ये वो रकम है जो यहां से गई, जिसके बदले में भारत को लगभग कुछ भी नहीं मिला। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कोई एक दिन में हुई लूट नहीं थी, और ना ही ये किसी एक कानून का नतीजा था। नहीं, ये तो एक बहुत ही, कह सकते हैं, शातिर तरीके से बुना गया जाल था। एक पूरा का पूरा सिस्टम जिसे बनाने में अंग्रेजों को लगभग 200 साल लग गए। तो आज हम इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि 40 ट्रिलियन का सवाल क्या है, शोषण के वो 3 चरण कौन से थे, व्यापार के नाम पर कैसे लूट हुई, विकास का असली चेहरा क्या था, हमारी सोच पर कब्जे की कोशिश कैसे हुई, और आखिर में इसकी विरासत का क्या सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2 शब्द ही इस पूरे खेल की बुनियाद हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म, इसका मतलब है किसी देश पर कब्जा कर लेना, वहां अपना झंडा गाड़ दिया, बस। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, और वो है उपनिवेशवाद यानी कलोनियलिज्म। ये एक पूरा सिस्टम है, जीते हुए देश के संसाधनों को, वहां के लोगों की मेहनत को अपने फायदे के लिए निचोड़ने का। अगर आसान शब्दों में कहूं तो पहले कब्जा करो और फिर उस कब्जे को एक मुनाफे की मशीन में बदल दो। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? भारत को लूटने का ये तरीका हमेशा एक जैसा नहीं रहा। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, एक बदलती हुई रणनीति थी, जो ब्रिटेन की जरूरतों के हिसाब से अपना रूप बदलती रही। इससे बेहतर समझने के लिए इतिहासकार इस पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े फेजेस या चरणों में बांटते हैं। पहला फेज था वणिकवाद का, मतलब सीधी सीधी लूट और व्यापार पर कब्जा। दूसरा फेज था मुक्त व्यापार पूंजीवाद का, यानी भारत को ब्रिटिश माल का बाजार बना दो और यहां से कच्चा माल ले जाओ। और तीसरा और आखिरी फेज था वित्तीय पूंजीवाद का, जहां ब्रिटेन ने अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट किया ताकि उसे गारंटी वाला मोटा मुनाफा मिल सके। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शातिर और वक्त के साथ बदलती हुई स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो शुरुआती 2 चरण थे, उनमें व्यापार को कैसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कमाल की तिकड़म थी, है ना? जरा सोचिए, पैसा हमारा और उसी पैसे से हमें ही गुलाम बनाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? वो पहले भारतीय राजाओं से जबरदस्ती पैसा वसूलती, फिर उसी पैसे से अपनी फौज को और ताकतवर बनाती, और जो पैसा बच जाता उससे भारत का ही माल, जैसे कपड़ा वगैरह, खरीद कर दुनिया भर में बेचती। नतीजा क्या हुआ? इंग्लैंड की तिजोरी पर कोई बोझ नहीं पड़ा और सारा का सारा मुनाफा उनका। अब आता है दूसरा फेज, और इसके साथ आती है एक ऐसी पॉलिसी जिसने भारत की आर्थिक कमर ही तोड़कर रख दी, और वो थी विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका सीधा साधा मतलब था कि भारत, जो सदियों से दुनिया की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ताकतों में से एक था, उसके सारे उद्योगों को जानबूझकर तबाह कर देना। और जानते हैं ये सब किस नाम पर किया गया? फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार के नाम पर। कितना बड़ा मजाक है, सोचिए। नतीजा ये हुआ कि हमारे भारतीय माल पर तो भारी टैक्स लगा दिए गए, और ब्रिटेन का मशीन से बना सस्ता माल हमारे बाजारों में भर दिया गया। लाखों लाखों भारतीय कारीगर, बुनकर, शिल्पकार सब बेरोजगार हो गए। और जो भारत कल तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो अब एक इंपोर्टर बनकर रह गया। हमारी अपनी इंडस्ट्रियल ताकत पूरी तरह खत्म कर दी गई। इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे शातिर दौर। इस दौर में ना विकास और आधुनिकीकरण जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस विकास के पर्दे के पीछे शोषण के और भी गहरे और नए नए औजार छुपाए गए थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, सुना है कि भाई रेलवे तो अंग्रेजों की भारत को एक अच्छी देन थी। लेकिन क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इतनी मेहनत और इतना पैसा लगाकर ये रेल की पटरियां बिछाने का असली मकसद क्या था?
तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। कहने को तो लक्ष्य था भारत का आधुनिकीकरण करना, लेकिन असली उद्देश्य कुछ और ही था। ये जो रेल की लाइनें विकास की नसों जैसी दिखती है ना, ये असल में शोषण का एक जाल थीं। इनका असली मकसद था, पहला, भारत के कोने कोने से कच्चा माल जैसे कपास खींचकर बंदरगाहों तक पहुंचाना। दूसरा, ब्रिटेन का बना बनाया सामान बंदरगाहों से देश के हर बाजार तक पहुंचाना। और तीसरा, जो बहुत जरूरी था, जरूरत पड़ने पर विद्रोह को कुचलने के लिए फौज को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब बात करते हैं जमीन की। भाई, भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों की नज़र यहाँ की जमीन पर तो पड़नी ही थी। उन्होंने लगान वसूलने के लिए 3 अलग-अलग सिस्टम बनाए। पहला था स्थायी बंदोबस्त, जो जमींदारों के साथ था। दूसरा था रैयतवाड़ी, जिसमें सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता था। और तीसरा था महालवाड़ी, जिसमें पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी। अब नाम भले अलग-अलग थे, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, किसान से ज्यादा पैसा निचोड़ना। और हर सिस्टम ने अपने अपने तरीके से किसान को बर्बाद ही किया। तो इन सारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज का निचोड़ क्या निकला? बस एक लाइन में, किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। लगान चुकाने के लिए वो कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि धीरे धीरे उसकी जमीन साहूकारों और जमींदारों के हाथ में चली गई, और जो अन्नदाता था वो अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बनकर रह गया। लेकिन देखिए, सिर्फ आर्थिक कब्जा काफी नहीं होता। एक असली और लंबी हुकूमत के लिए जरूरी होता है लोगों की सोच पर कब्जा करना। और अंग्रेज ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें एक ऐसा भारतीय वर्ग चाहिए था जो शरीर से तो भारतीय हो, लेकिन दिमाग से, दिल से, सोच से पूरी तरह अंग्रेज हो। और यहीं से शुरू होता है उनकी शिक्षा नीति का असली खेल। और लॉर्ड मैकाले ने तो अपने इरादे कभी छिपाए ही नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा था, और ये उनके ही शब्द हैं, कि वो ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना चाहते हैं जो खून और रंग में तो भारतीय हों, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। मतलब साफ था, एक ऐसी फौज तैयार करो जो ब्रिटिश राज को चलाने में मदद करे और अपने ही लोगों पर हुकूमत करने को सही समझें। इस सोच को एक बड़ा फैंसी सा नाम दिया गया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा था कि बस समाज के कुछ ऊंचे तबके के लोगों को अंग्रेजी पढ़ा दो और ज्ञान अपने आप फिल्टर होके छन छन कर नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। असल में ये आम जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना था। असली मकसद तो था हमारे अंदर अपनी ही संस्कृति को लेकर एक हीन भावना, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करना। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास की अपनी ही एक अलग चाल होती है। यहाँ पर अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया। जिस अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने दिमागी गुलामी का औजार बनाने की सोची थी, उसी ने एक अनपेक्षित परिणाम दिया। उसी शिक्षा ने हमारे बुद्धिजीवियों को लिबर्टी, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी जैसे वेस्टर्न आइडिया से मिलवाया। और कमाल की बात यह है कि जिस अंग्रेजी भाषा के जरिए वो हम पर राज करना चाहते थे, वही भाषा पूरे देश के अलग अलग नेताओं को एक दूसरे से जोड़ने का एक जरिया बन गई। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, व्यापार की नीतियां, जमीन के कानून, रेलवे, शिक्षा, इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। और सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सब अलग अलग पॉलिसीज नहीं थी, नहीं, ये सब एक ही विशाल मशीन के आपस में जुड़े हुए पुर्जे थे। एक ऐसी मशीन जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए डिजाइन किया गया था, भारत के संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से निचोड़ना और ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ को मजबूत बनाए रखना। तो हमने शुरू में जो $40 ट्रिलियन का आंकड़ा देखा था ना, वो इसी बेरहम और सुनियोजित मशीन का नतीजा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, आर्थिक लूट तो कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन हमने जो मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कीमत चुकाई है, 200 सालों की गुलामी ने हमारी सोच पर, हमारी संस्कृति पर जो असर डाला, क्या उसकी विरासत आज भी हमारे समाज को प्रभावित नहीं करती? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।